ये जो मिट्टी का गुबार है वो इस तरीके से आएगा तो देखिए जितने भी बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि सेहत का खतरा है, वातावरण का खतरा है, लेकिन लगातार हम ग्राउंड जीरो से भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हर एंगल से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रीमा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ओवर टू यू रीमा। इस वक्त हवाओं के रुख से परेशानी वाकई बढ़ चुकी है और ये 3 दफा तो वैसे भी टल चुका है, यानी इसकी अलग अलग वक्त में तारीखें बदली है। 22 मई 2022 को ही इसको धराशायी हो जाना था, लेकिन उस वक्त भी खामी आई, सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया और नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त तैयारियां किस तरीके से, प्रशासनिक टीम क्या कर रही है, कैसे कदम उठा रही है, नोएडा के किसी भी राहगीर को, किसी भी रहने वाले को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, प्रशासनिक टीम का क्या कहना है, डीसीपी नोएडा डीसीपी का क्या कहना है, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। जब 2:30 होगा उसका ठीक 15 मिनट पहले मैं सबसे एक ओके रिपोर्ट लूंगा और ब्लास्ट से पहले भी लूंगा। लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमारा आर्टिस्ट हर जगह डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी लगभग 560 लगभग 550-560 के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं और रिजर्व फोर्स 100 से अधिक है और 4 QRTs है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग NDRF का टीम 2 जगह हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। तो हमारी बड़ी टीम इस ट्विन टावर के चारों तरफ मौजूद है, वहां से हर तरीके से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मौसम का रुख बदला तो क्या हो सकता है। इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी प्रशांत का रुख करूंगी, जो इस वक्त आपको मूविंग कैमरे से दिखाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं, लोगों के मन में क्या कोई खौफ है, उनके लिए एहतियातन जो कदम उठाए गए हैं वो सब क्या क्या है। बिल्कुल रीमा, जिस तरह की आशंका किशोर अभी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि हवा इस वक्त पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती चली जा रही है और जिस जगह से वो इशारा कर रहे थे कि ये इस ट्विन टावर के पीछे का इलाका है जहां पर ज्यादातर सोसाइटीज हम देख सकते हैं, क्या इन्हें कोई खतरा हो सकता है अगर ये हवा और तेज इसी तरह चलती रही। ये तस्वीर आप देखिए, ट्विन टावर हमारी आंखों के सामने, जिसका जिक्र किशोर कर रहे थे कि इस ट्विन टावर के पीछे ही वो सोसाइटीज है जिन्हें बचाने की, सुरक्षित रखने की जद्दोजहद इस वक्त हो रही है। अगर हवा इसी तरह पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती रही तो ब्लास्ट के बाद बहुत हद तक गुंजाइश है कि वो मलबा काफी दूर तक उड़े और इसीलिए एहतियात के तौर पर अब ये बात कह दी गई है कि लोग इस जगह से दूर रहें। गुबार अगर यहाँ पर धूल धुएं का उठेगा तो उसके लिए मास्क पहने, चश्मा लगाकर रखें और उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करें जिन रास्तों को तय किया गया है, क्योंकि कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, कुछ रास्ते तय कर दिए गए हैं क्योंकि कुछ ही देर में ट्विन टावर पूरी तरीके से जमींदोज होने वाला है। अंकिता जिस जगह मौजूद हैं वो बताएंगी क्या वो वहां पर देख पा रही हैं। अंकिता। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रशांत अब हवाओं के रुख की बात कर रहे हैं तो हवाओं का रुख इस तरफ जा रहा है और देखिए वो तिरंगा झंडा देखकर आप समझ पाएंगे कि हवा इस तरफ है जहां पर रिहायशी यानी कि आबादी इलाका ज्यादा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 11 बजे हवाओं का रुख बदलेगा और वो रुख दिल्ली की तरफ आ सकता है और ऐसे में ये दिक्कत जो धूल की कणों की है वो दिल्ली वासियों को भी हो सकती है। लेकिन इस तरफ दिखाएंगे हम आपको ये ऐतिहासिक लम्हा आज से ठीक थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा 2:30 बजे, जबकि एपेक्स और सियाने टावर्स को धराशायी कर दिया जाएगा और दूर दूर तक कुछ दिखाई देगा तो खुला आसमान। लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहा है बहुत लोगों के मन में कि इमारतों को गिराने के लिए इतना सारा तामझाम क्यों किया गया है, क्यों 2 ऊंची इमारतों को विस्फोटकों की मदद से ढाया जा रहा है, इसे तोड़ा भी तो जा सकता था, क्या टावरों में विस्फोट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। नोएडा में सुपर ट्रैक के अवैध ट्विन टावर को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए 2 विकल्प थे, या तो तोड़ा जाए या तो विस्फोटक लगाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत लगता, परेशानियां बहुत होती, आसपास वालों को दिक्कतें बहुत होती। ये बड़ी वजह थी कि ये तय किया गया कि विस्फोटकों की मदद दी जाएगी और इन ट्विन टावर्स को धराशायी कर दिया जाएगा। मेरी सहयोगी आयशा भी मेरे साथ मौजूद है। आयशा, आप कहां मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट्स हमें दे सकती हैं? जी बिल्कुल, तो हाई राइज बिल्डिंग के डिमोलिशन में सबसे अहम रोल जो निभाता है वो ट्रिगर बॉक्स होता है। तो ये ट्रिगर बॉक्स किस तरह से काम करता है, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये वो सबसे अहम बटन है जिसको दबाते ही हजारों टन लोहे और कंक्रीट से बनी हुई फौलाद जैसी इमारतें फाउंटेन की तरह धराशायी हो जाती हैं। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर। ये एक और तस्वीर देखिए, ब्लास्ट का एक और ट्रिगर। चीन हो या जापान, अमेरिका या फिर ईरान,
किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए सबसे अहम है ब्लास्ट का बटन बॉक्स, ब्लास्ट का ट्रिगर। ऐसे ट्रिगर एक नहीं कई इस्तेमाल किए जाते हैं और इस ट्रिगर बॉक्स से एक वायर निकली होती है। दरअसल ये वायर तारों के उस पूरे जाल या नेटवर्क से जुड़ी होती है जो पूरी बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर, खासकर पिलर्स पर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी हाई राइज बिल्डिंग इन्हीं पिलर्स पर टिकी होती है, जिसके धराशायी होते ही पूरी बिल्डिंग धड़ाम हो जाती है। एक बार फिर से देखिए ट्रिगर बॉक्स का कमाल। इस ट्रिगर की ताकत इस पर निर्भर करती है कि आखिर पूरी टीम ने बिल्डिंग में किस तरह और कितनी मेहनत से बारूद भरा है। ट्विन टावर को गिराने का काम इंडियन ब्लास्टर चेतन दास करेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी टीम की मदद से 10 दिनों तक ट्विन टावर के अंदर बारूद भरा है। बटन में सिर्फ एक करंट जनरेट होता है और उस करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को टू द इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो कि फाइनल कनेक्शन पे रहता है वहाँ तक लेके जाता है। और एक सिंपल सा बॉक्स रहता है और उसमें एक डायनेमो रहता है, उसको रिवॉल्व करके हम करंट जनरेट करते हैं। बिफोर रिवॉल्विंग द प्रोसेस दैट डायनेमो, सबसे पहले उन वायर्स को उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सिंपली वो एक डायनेमो है, उसको हम उसमें करंट जनरेट करेंगे। एक रिमोट होगा? नो रिनर जैसे रिमोट नहीं, वायर वहाँ तक आएगी और एक बॉक्स है और लास्ट करंट जनरेट करने के बाद उसमें एक लाइट ब्लिंक करेगी व्हिच शोज के करंट इज रेडी एंड देन वी प्रेस द बटन। ट्विन टावर में ब्लास्ट करने के लिए ट्विन टावर से शुरू करके पूरे 500 मीटर तक का एरिया खाली करवा लिया गया है और जबरदस्त वायरिंग पूरी बिल्डिंग के अंदर की गई है। इस पूरी वायरिंग में कई किलोमीटर तार विस्फोटकों से कनेक्ट करके लगा दिए गए हैं। अब रविवार को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर, जो फौलाद की तरह कई सालों से खड़ा है, ट्रिगर बॉक्स का एक बटन दबते ही फाउंटेन की तरह खत्म हो जाएगा। आइए सर। काटा गया है और उसमें पाइप के जरिए बारूद भरा गया है, जिसमें एक ट्रिगर बॉक्स का ट्रिगर दबते ही धमाका होगा और भ्रष्टाचार की ये जो इमारत है वो महज 9 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएगी। हमारी सहयोगी मोनिका भी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल आप ये गगनचुंबी 2 ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं, चंद सेकंड्स में यानी कि 9 सेकंड्स में ये ट्विन टावर्स धराशायी हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। एक बड़ी लड़ाई लड़ी है लोगों ने और कानून पर विश्वास किया है और देखिए भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जो ये टिके हुए हैं आज ये टूटने वाले। किशोर जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम इलाका वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बारीकी से कि कैसे हवा का रुख जो है बाशिंदों की तरफ, उनके घरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सर, एक बड़ा खतरा हवा का तो है ही, लेकिन उस तरीके से अगर ये बिल्डिंग्स को कोई खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर धमाका तेज हो, क्योंकि धमाका तो कह रहे हैं कि तेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस आसपास? देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशन, अब जो कंपनी है एडिफिस जिसने जो करवा रही है ये पूरा, और नोएडा प्रशासन है, उनका कहना है कि ये उन्होंने पूरा चेक किया है। पहले भी इस तरह के जो डिमोलिशन हुए हैं उनमें सेफ्टी का वैसे कोई खतरा नहीं है आसपास की बिल्डिंगों को। लेकिन ये सोचिए, ये हम पीछे खड़े हैं, फिर हमको बता रहे हैं कि हम पीछे खड़े हैं, पीछे की तरफ खड़े हैं इन टावर्स के पीछे की तरफ ही सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये पीछे की तरफ ही सेक्टर 93A है। हम सेक्टर 93A 93A के एक छोर पर खड़े हैं। यहां से शुरू होता है सेक्टर 93A और यहां से लेकर वहां तक फ्लैट है और 93A का दूसरा छोर वो है। ईस्ट ये है, वेस्ट वो है, पूरब पश्चिम।
पश्चिम के आखिरी छोर पर जहां सेक्टर 93A खत्म होता है वहां ये 2 टावर हैं और जहां सेक्टर 93A शुरू होता है पूर्व में वहां हम खड़े हैं। इस पूरे एरिया में, इस पूरी बेल्ट में ये फ्लैट्स हैं और इन सभी फ्लैट्स के नीचे बेसमेंट है, कार पार्किंग है। इन सभी के नीचे सबको डर इस बात का है कि वो जब धड़ाम 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 करते 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 एक के ऊपर एक फ्लोर गिरेगा, वो सारा गिरेगा उन 2 टावर्स के बेसमेंट पे। तो क्या वो बाकी बेसमेंट्स को हिलाएगा? क्या वो कंपन बाकी बेसमेंट्स में जाएगी? जो अनुमान जताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 1 का भूकंप आता है, मतलब वो भूकंप ऐसा होता है जो पता नहीं चलता है, वो बाकी बेसमेंट्स को कितनी दिक्कत देगा, क्योंकि ये सारी सोसाइटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल, सारी सोसाइटी एक दूसरे, बेसमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, मतलब बेसमेंट्स अलग अलग बनी होंगी, बीच में जरूर जमीन का कुछ हिस्सा होगा, लेकिन ये पूरा सेक्टर जो है, ये पूरे फ्लैट जो है, इन सब के नीचे बेसमेंट है। ये एक खतरा है। फिर समझा दें आपको, ये है सेक्टर 93A नोएडा का। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। 93A जो सेक्टर है उसमें सिर्फ फ्लैट्स हैं, सब फ्लैट्स बने हुए हैं। आसपास पार्क, एक्सप्रेसवे, आसपास खुली जगह है, लेकिन सेक्टर के अंदर सिर्फ कंक्रीट के फ्लैट्स बने हैं। उन सब के नीचे बिल्कुल सबके नीचे बेसमेंट है। देखिए, खतरा जरूर है, लेकिन एहतियातन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां की गई हैं। और अब देखना होगा कि क्योंकि अभी तो हवा का रुख इस तरफ बढ़ रहा है लगातार, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि 11 बजे के बाद कहा जा रहा है कि हवा का रुख शायद चेंज हो सकता है, लेकिन दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है इससे। तैयार रहे। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में हैं। और अगर अमेरिका ताइवान के मामले में ऐसे ही टांग अड़ाता रहा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी चीन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में यह दावा भी किया गया कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाकर वो चीन को लगातार चिढ़ा रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अमेरिका को दी गई अपनी धमकी के लिए चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया। उस वक्त जापान ने चुपके से हमला करके पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। और 1941 में हुए इसी हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था। उसने मित्र देशों की ओर से मोर्चा संभाला। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तो उसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। और उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा। और अगर उसने गुआम बेस पर हमला कर भी दिया तो अमेरिका उसे जापान समझकर हल्के में लेने की गलती न करे। और चीन की इस खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। खासतौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। और माना जा रहा है कि ताइवान तो इस वक्त चीन के लिए सिर्फ एक बहाना है। उसके सीधे निशाने पर अमेरिका का नौसैनिक बेस गुआम है। कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का थार्ड हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। उधर ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के दौरे से चीन का पारा और चढ़ गया, क्योंकि एक महीने के अंदर ये चौथी बार है जब किसी अमेरिकी नेता ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा किया।
जहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की बल्कि चीन की धमकियों का दो टूक जवाब भी दिया। Loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. ताइपे के एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान के उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए, जिसमें सवार अमेरिकी सांसद मार्शा ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इन तस्वीरों में उनके साथ ताइवान के आला अधिकारी नजर आए। वहां पहुंचकर मार्शा ने दावा किया कि अमेरिका ताइवान के लोगों और उनकी आजाद विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि चीन के ताइवान पर बनाए जा रहे सैन्य दबाव के बीच एक और अमेरिकी सांसद के दौरे से वहां तनाव बढ़ गया।